जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 214 पर स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, पीएस, एपीएस ग्रुप सी और डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और इस वीडियो में हम सभी जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से संबंधित होंगे वो सब तो हल करेंगे ही। इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने जो आपका हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने 3 लेक्चर में बना रखा है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ से वह सभी लेक्चर आप लोग देखिए। और ये चौथा वीडियो है आपका, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उनको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। सी नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च जो है वो आपका भारतीय संविधान है, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा कि भारतीय संविधान अत्यंत अनमनीयता और अधिक लचीला के मध्य बेहतरीन समन्वय है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था के.सी. व्हीलर ने कहा था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आर.के. षणमुगम शेट्टी थे, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 1948 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? 48 में गांधी जी की हत्या हुई थी। भारतीय संविधान की स्वीकृति नहीं हुई थी, तो यही गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये भी सही है। भारत में लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। यानी कि ये गलत पूछ रहा है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिपरिषद में एकमात्र महिला जो थी वह कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, और ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। कहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो ये सी नंबर जो ऑप्शन दे रखा है ये नहीं होगा, इसका मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित और अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, भारत की संविधान सभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जब पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, और इसी में अगर पूछ ले आपसे कि जो स्थायी अध्यक्ष थे तब राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव जी थे, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का बी। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, संविधान सभा की कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, वही जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष कहा गया है यहाँ पर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 14 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में दे रखा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी, देखिए इसमें जो डेट दे रखी इसमें कोई डेट है ही नहीं। ये जो हुई थी 6 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है।
चलिए, संविधान सभा के अधीन मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं वर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, तो पहले सत्र की बात कर रहा है तो 9 दिसंबर 1946, यानी कि इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर प्रश्न था आपका? 17 नंबर था। ठीक, आगे चलते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था वो हो जाएंगे MH बेग, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी की बात करें तब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, स्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिश के अनुसार किए गए थे? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किए गए थे, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पर फिर से प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो पहले ही ऑप्शन जो दे रखा है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 1946 में संविधान सभा का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्घाटन की बात करा है स्टार्टिंग में तो राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग हो सकता है लगा दें, लेकिन इसमें अस्थायी की बात कर रहे हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा इसमें आंसर होगा। क्या होगा? पहले इरेज कर देते हैं इसको। सच्चिदानंद सिन्हा इसका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा इसका आंसर, यानी बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर में दे रखा है, सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारतीय संघ की भाषा दर्जा दिया गया था, तो उसको किस नाम से जाना था? क्या राष्ट्रभाषा कहा जाता है कि राजभाषा की, लोक भाषा की, संपर्क भाषा? तो राजभाषा इसको कहा गया था। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, भारत की संविधान सभा की प्रमाण पत्र समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रमाण पत्र समिति का अध्यक्ष जो था वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, यानी कि अय्यर, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएगा आंसर। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये रूस से ली गई है। USSR जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब ये रूस, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 आर्टिकल हैं वो 352 है, फिर उसके बाद 356 है, फिर है 360। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें है राष्ट्रपति शासन, इसमें है वित्तीय आपातकाल। तो ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, पूरे भारत में। फिर उसके बाद 360 जो दे रखा है, किसी राज्य में जो प्रशासनिक विफलता के कारण लगाया जाता है। 360 वित्तीय आपात के कारण लगाया जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ठीक है, आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से? ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 30 नंबर प्रश्न है। तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? मतलब कहाँ से सबसे अधिक इसके प्रावधान लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसके अधिक से अधिक प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? किस क्रांति द्वारा अनुप्रेरित है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ये बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के संविधान में
सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई? एकल नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगर यहाँ अमेरिका में है तो दोहरी नागरिकता, यहाँ पे मतलब यूनाइटेड स्टेट का भी एक नागरिक होगा और उसके राज्य का भी एक नागरिक होगा, तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता हो जाएगी। जबकि यहाँ पर पूछा एकल, तो यहाँ पे हम लोग ब्रिटेन लगाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान, अगला प्रश्न दे रखा है 36 नंबर। भारतीय संविधान ने विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से प्रावधान ग्रहण किए। निम्नलिखित में से किस स्रोत से इसके अधिकांश हैं? ये तो प्रश्न अभी आ चुका है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इससे सर्वाधिक प्रभावित है अपना भारतीय संविधान। चलिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 37 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19(1)(a), यानी कि सी नंबर आंसर होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल पूछ रहा है वो 19(1)(a) में हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? तो संवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो 1 है इसमें। अच्छा, इसमें और कौन कौन से हैं, कितने हैं संवर्ती सूची में, ये आप बताइए। संघ सूची में 97 थे, अब जो कि 100 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में और आपके राज्य सूची, ये संघ की बात कर रहा है, संघ में। और राज्य की अगर बात करें तो इसमें कितने हो गए हैं? राज्य सूची में पहले 66 थे सब्जेक्ट, अब कितने हो गए हैं? इसमें 61 हो गए हैं। और एक और आपका बचा है, ये संवर्ती जिसकी बात कर रहा है। तो संवर्ती सूची में आपके पहले कितने थे? पहले 47 थे, जो अब हो कितने गए हैं? ये 52 हो गए हैं, ठीक है। यानी कि राज्य से निकाल के कहाँ डाल दिया गया? इनको संवर्ती सूची में डाल दिया गया है, इस प्रकार से। तो 1 जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों ने अपने कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ यह है कि देश में विभिन्न राज्यों या प्रांतों को अपने कानून और निर्णय बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। और भारतीय संविधान की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो विदेश मामले। विदेश मामले जो है वो संघ सूची में शामिल है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की राज्य सूची के विषय की पहचान कीजिए। राज्य सूची के विषय की पहचान कीजिए। यहाँ पे राज्य का विषय जो है वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा कृषि। कृषि जो है वो राज्य सूची के विषय में आएगा आपका। कौन सा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये कौन सा प्रश्न था? ये आपका 41। 42 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका आपका आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि आपको सेलेक्ट करना है कि पहले कौन कौन से हैं। तो नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है, तो इसका पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा ए नंबर पे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये होगा, मौलिक अधिकार ये भी होगा, प्रस्तावना ये भी होगा। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी नंबर। इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, डी नंबर पे लिखा हुआ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ए, बी और सी, ये जो तीनों होंगे इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आर्टिकल पूछ ले आपसे तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में हम क्या है कि याचिकाएं दायर कर सकते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार के हनन के रूप में। चलिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 45 नंबर में दे रखा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो ये
9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न जो दे रखा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से जो संबंधित है 9A संबंधित है, ये आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 ही हैं अभी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था? भाग की बात कर रहा है तो 22 हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर ही हो जाएगा इसका। देखिए प्रश्न नंबर जो दे रखा है 49 दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो जो भाग आपका 1 है ना, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से लेकर 4 तक आता है। और जो भाग 2 है, ये 1 था और ये 2 जो आता है वो 5 से लेकर 11 तक आता है। यही आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, तो भाग 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर पे लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो 4A इसका आंसर हो जाएगा, 4A हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 4A कहाँ लिखा हुआ है? ये बी नंबर पे लिखा हुआ है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन था आपका। उसके बाद 51 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग को DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? DPSP, देखिए इसको लिखिए आप, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें देखिए 4 शब्द आ रखे हैं, 4 आ रखे हैं ना, तो 4वां ये भाग होगा आपका, चौथा होगा भाग। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया, तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। DPSP में कितने शब्द हैं? 4 हैं, तो ये भाग 4 में आएगा DPSP। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? प्रावधान है, तो आर्टिकल अगर पूछता हो तो यहाँ पे हो जाता आपका 50, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस में है, तो आर्टिकल 50 आपका कहाँ से देखिए आता है? आर्टिकल जो 50 आता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 आपका आएगा DPSP में ही आएगा। ठीक है, और DPSP किस में था? 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो भाग जो 4 है उसमें है। ठीक है, 4 नंबर जो भाग दे रखा था आपका, क्योंकि 36 से लेकर आपका कहाँ तक 51 तक आता है DPSP में, तो ये आपका किस में आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है, 53 नंबर, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? 10वीं दा लिखा हुआ है, 10वीं दा यहाँ भी लिखा हुआ है, दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में वर्तमान में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कहाँ पर हैं? कहाँ आरक्षित हैं, ये पूछा गया है 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पंचायती राज संस्थाएं हो जाएंगी क्या? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं, एकदम सही है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद दे रखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 148 कैग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो 352, मैंने 3 आर्टिकल आपको बताए थे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो 352, और 356 जब आ जाएगा ना, तो राष्ट्रपति शासन, यानी किसी राज्य में प्रशासनिक विफलता के कारण लगता है ये राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो होता है आपका, ये वित्तीय आपातकाल में लगता है, जो कि अभी बताइए भारत में एक बार लगा है? एक बार नहीं लगा अभी। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो काफ़ी बार राज्यों में लग चुका है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो पूछा 3 बार लगा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तो 57 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल है 85। कौन सा आर्टिकल है? 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होता है उपराष्ट्रपति का? 63 से स्टार्ट होता है। देखिए जैसे मैंने याद किया, इसमें अगर सीरियल से कभी दे रखे हैं कि 61, 62, 63, 64, 65, तो इसमें देखिए उपराष्ट्रपति जब लिखेंगे तो उप ऐसे लिखा जाएगा, तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 63। मैंने ऐसे याद किया है, आप लोग देखिए, गैस करने के ऊपर है ये, वैसे याद भी है मुझे एक साथ। तो ये आपका ऊ आ रहा है, तो ऊ किस में? देखिए 3 में आ रहा है ऊ,
तो बस यही हो जाएगा 63 नंबर आर्टिकल, यानी 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 58 नंबर का 63 आर्टिकल हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद जो नागरिकता, देखे ये भाग 2 की बात कर रहा है आपकी, भाग 2 में, तो भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक, अभी पीछे बताया था 5 से लेकर 11 तक है, ठीक। और ये जो है ये 1 नंबर भाग है, फिर 17 से 20 ये कोई भाग है ही नहीं, क्योंकि 20 से आर्टिकल दे रखे हैं, 14 से 18 समानता का अधिकार ऐसे हैं, 20 से दे रखा है, तो ये नहीं होगा। आगे चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को जो परिभाषित करता है आर्टिकल 110, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अब देखिए यही आ गया 36 से लेकर 51 जो भाग 4 है आपका उसमें आता है, और ये डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। 4 देखिए, 4 मैंने क्या बताया था, डीपीएसपी, 4 शब्द आ रहे हैं तो ये 4 भाग में है, और ये 36 से लेकर 51 तक दिया गया है आपका। आगे चलते हैं, भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आर्टिकल हो जाएगा 315 के अंतर्गत की गई है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का एक क्या है, संश्लेषण है, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है विशेष बहुमत से। तो ये आपका जो आर्टिकल कह रहा है कि जब संशोधन किया जा सकता है, तो जो भाग 20 है आपका, भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 जो दे रखा है वो आपका भारतीय संविधान में संशोधन के लिए दे रखा है, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा? भारत में एक महान्यायवादी होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 76 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 226, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करता यही आर्टिकल 32 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, विशेष राज्य की स्थिति से संबंधित, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, लिखा हुआ है 1 नंबर, हाँ 1 मिनट, ठीक है आ गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख किस अनुच्छेद में? अभी हम लोग डिस्कस किए 368 आर्टिकल में है, और भाग कौन सा है? ये 20 नंबर है। संविधान के, अगला प्रश्न है 68 नंबर, संविधान के अधिनियम होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो कौन सा आदर्श शामिल नहीं था इसमें से? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा समाजवाद। समाजवाद जो था वो इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, ये शामिल कब किया गया था? ये 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। 1976 में इसमें कितने 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता आपका भारतीय संविधान में निहित नहीं है, डी नंबर इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, सेक्युलरिज्म हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से जो लिया गया है ये न्याय, ठीक है, ए नंबर आपका आ जाएगा। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, क्या भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपका है कि वह राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्तियाँ जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये गणराज्य है कोई भी देश। तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। पंजीकरण
द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से ठीक पहले किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि अमेरिका जो है वो दोहरी नागरिकता की परमिशन देता है, क्योंकि ये राज्य, यहाँ का जो सदस्य होता है वो राज्य का भी होता है सिटीजन, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी होता है। ठीक है, इसको यूएसए हम लोग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग को उसे संरक्षित करने का अधिकार है। यह अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको ए नंबर, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? तो 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है। कहाँ पर डाल दिया गया इसको? 300, जो आर्टिकल 300 है, ये शायद भाग जो है वो 12 में अब चला गया है। किस में चला गया है? भाग 12 में चला गया, आर्टिकल 300 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ से चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है? 76 नंबर हो गया आपका। उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? 77 नंबर। हाँ, इसका जो इसमें लिखा है, मैंने 300 बोला है ना, तो 300A है इसका। 300A में इसको डाल दिया गया है, अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपको 6 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करते हैं। इन बच्चों के खानों में काम करने देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल, ये जो लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 आर्टिकल जो है इसमें आता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आ जाएगा। आर्टिकल जो अगर स्पेशल पूछेगा तो 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखिए क्या दे रखा है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है? तो 79 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्हें भारत के संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, गारंटी प्रदान की गई है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये किसकी मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है? ठीक है, टीपीएसपी की बात नहीं कर रहा है। चलिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों का? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहले कितने? 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में। हाँ ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था 21A आर्टिकल में, शिक्षा का अधिकार बनाया गया इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसमें निहित है? 81 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये इसका आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य आपका किस में आता है? 4A में आता है। भाग कौन सा है ये? 4A है, मौलिक कर्तव्य की यहाँ पर बात कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल इसमें पूछ ले 51A हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। ये इतना हो गया। आगे चलते हैं। लिखा है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को, तो 82 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया? देखिए आ भी गया यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय, 42वां संविधान संशोधन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा है, आर्टिकल 3 की बात नहीं कर रहा है, 4 की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्य नहीं, 4A की बात कर रहा है। तो प्रेस की स्वतंत्रता तो जो भाग 3 में आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
यानी कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आपका आएगा प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेस की स्वतंत्रता बताया 19A होगा इसका आंसर, क्या होगा 1A होगा प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको देखिए मैंने एक तरीके से याद किया है कि जैसे हम लोग ताजमहल वगैरह कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की टिकट आपकी कितने रुपए की है, मान लीजिए 50 रुपए की है, तो हमको 1 रुपये को डिस्काउंट देता है, तो 49 रुपये की ये वहाँ की टिकट है। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे ना, मतलब किसी इवेंट से उसको याद कर लेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो आर्टिकल 49 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संरक्षण, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो ऐसे मैंने याद किया कि आर्टिकल 49 किससे संबंधित है, टिकट लेने जाएंगे तो 49 रुपये की मिलेगी ताजमहल घूमने के लिए। चलिए उस श्रमिक नेता का नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति बने, जिनके नाम पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीवी गिरी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये श्रम संस्थान है कहाँ पे, तो ये नोएडा में है आपके यूपी में। ठीक है, नोएडा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? ये तो गलत क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन ठीक है, भारत शिक्षित होना ये आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति किसी भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो आंध्र प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे प्रथम। तो यही इसमें पूछ रहा है कि भारत के किसी भारतीय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो आंध्र प्रदेश के थे। तो इसका 88 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कितने, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 कार्यकाल तक कौन रहे थे? तो एस राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, फिर उसके बाद 1 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एस राधाकृष्णन, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये कौन सा 89 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। लिखा वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय जो राष्ट्रपति थे वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। अच्छा ये कब लगाया गया था, 25 जून 1975 की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और इस प्रश्न में जो 25 जून का अभी एक डेट भी मनाया जाने लगा है, क्या उसको कहते हैं, संविधान हत्या दिवस के नाम से 25 जून को ये जो एनडीए सरकार है उसने भी घोषित किया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो दिलाते हैं। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछे कि ये चीफ जस्टिस को कौन दिलाता है, तो इनको दिलाते हैं ये राष्ट्रपति जी, एक दूसरे को दिलाते हैं। ठीक है, शपथ। निम्नलिखित में भारत के उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। तो मतलब इसमें सीक्वेंस में पूछा गया है किसका कार्यकाल क्या होगा आपका। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जो सीक्वेंस इसमें दे रखा है ये एकदम सीक्वेंस से ही दे रखे हैं। एक पहला होगा, फिर उसके बाद ये वीवी गिरी पहले, फिर जी एस पाठक, फिर बी डी जत्ती हो जाएंगे, फिर एम हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। यानी कि जो सीरियल से लगा हुआ यही आपका ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपतियों का क्रम यहाँ से पूछा है आपको, ये ए नंबर आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों के कुल संख्या के कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 66% की बात कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन, 66.5%। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति नहीं बने थे? यानी कि एक ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति नहीं बने थे, बाकी सभी बने थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कृष्णकांत जी जो थे
वह उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति नहीं बने थे। बाकी ये सभी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, ये उपराष्ट्रपति के बाद ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो ये 12 सदस्यों को नामित करता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? कार्यकाल के दौरान हुई थी। अच्छा, वो कार्यकाल जब उनका चल रहा था उस समय इनकी किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये पूछ रहा है आपको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 99 का? यह हो जाएगा, संसद के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन? नहीं है की बात कर रहा है, तो ये संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता है, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं। तो यही गलत है आपका, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो रक्षा बलों का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? हम लोग 100 नंबर पे आ गए हैं। राष्ट्रपति जी होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ए नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है, लिखा है मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू। अच्छा, एम वेंकैया नायडू जिसको हम लोग कहते हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये उपराष्ट्रपति जो थे वो कितने नंबर के थे? ये पूछा है, नंबर पूछा है यहाँ से आपको। तो 101 नंबर का जो हो जाए 102 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 13वें नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 13th नंबर के थे। अच्छा, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 15 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, जो 14 नंबर के हो जाएंगे शायद। हाँ ठीक है, और 15 नंबर के कौन हो जाएंगे? ये आपके अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हैं, यानी कि सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन जो हो जाएंगे वो 15 नंबर के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो दे रखा है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन करने का जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को दी जाएगी। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश, उनको ये दी जाएगी जिम्मेदारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 पे लिखा है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो किसके समान है? संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के राजवंश के समान है। ठीक है, जो स्थिति संवैधानिक दे रखा है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ही समान है। अगला प्रश्न जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा? दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य होते हैं? तो उपराष्ट्रपति की बात यहाँ पर कर रहा है, तो इसमें उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडलों के केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं क्या? नहीं। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानमंडल के सदस्य होते हैं क्या? नहीं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका 105 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। 105 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दे रखा है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा शुरू की जाती है? तो ये राष्ट्रपति की जो होती है अभिक्रिया प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा शुरू की जाती है। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद जो थे भारत के डैश राष्ट्रपति थे, तो यानी कितने नंबर के पूछ रहा है? अच्छा, तो ये कितने नंबर के थे? ये 14th नंबर के थे, 14 नंबर के थे। अब यो 15 नंबर पे हैं, वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15th नंबर की हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया है? तो 109 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं थे ये पहले। भारत, अगला प्रश्न 110 दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो लोकसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष ही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 111 दे रखा है कि यदि निम्नलिखित में से किस सदन को बहुमत सदस्य का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये लोकसभा की बात कर रहा है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 112 नंबर दे रखा है, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 113 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया है? तो चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहा है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे? कैबिनेट के मंत्री नहीं थे और वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट रोकेंगे जरा, इसका ऑप्शन गलत दे रखा है क्या? नहीं, ठीक है, हाँ, एचडी देवगौड़ा जी थे, वो कैबिनेट के मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा था क्या? एक मिनट रुकेंगे, 115 नंबर, नहीं ठीक तो है, हाँ ठीक, ये प्रधानमंत्री की बात कर रहा। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 117 नंबर पे दे रखा है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओ भैया, कथन है कहाँ पे? अच्छा, इसके कथन हटा ही दिए हैं। ये क्या भाई, ये कथन अलग अलग डाल दिया है इसने। एक मिनट रुकेंगे, बड़ा लंबा कथन डाल दिया है, सबको अलग अलग कर दिया है। तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1, 3, 4 देख लीजिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ। यानी कि 1 नंबर पे क्या दे रखा है? भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होगा, ये सही है। उसके बाद दे रखा है संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। तो ये तो गलत है ना, है भाई। चलिए आगे चलिए। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे मंत्री को हटा सकता है जो उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर सकता है। तो तीसरा नंबर भी था, तो ये भी सही हो जाएगा भाई। अगला चौथे नंबर क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। तो देखिए 2 नंबर नहीं था केवल, तो 2 नंबर नहीं था, 1, 3, 4 जो है ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपका केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बी नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 119 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख अगर पूछे तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ए नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा। चलिए, जो व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे केंद्र में मंत्री के रूप में अधिकतम कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो 121 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसको अधिकतम 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर इसको किसी न किसी के पद पर मतलब शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित से कौन सा ऐसा सदन है जिसमें सदन की सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा की बात कर रहा है।
इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वहाँ के सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 123 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन तक रोक सकता है। अगर ये 14 दिन में कोई उत्तर नहीं देते हैं तो इसको स्वीकार माना जाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा इसको स्वीकार ही माने कि पास कर देगी। अगला प्रश्न लिखा है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं, तो अधिकतम की बात कर रहा है तो 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं, तो ये हटाएंगे तो कितना बचेगा, 238 बचेंगे सीटें, ये आपके निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सदस्य की बात कर रहा है तो ये 6 वर्ष का होता है। अगर कहे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 जो इसमें सदस्य होते हैं वे रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है, तो 127 का आंसर जो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ज़्यादातर इसमें ऑप्शन ए और बी डालेंगे, यानी कि सी नंबर लगाएंगे, लेकिन इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है, ये आपका 127 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 128 पे चलते हैं। लिखा हुआ, भारत में राज्य का प्रतिनिधित्व किस आधार पर निर्धारित होता है, अरे भाई ये तो हो ही गया है क्वेश्चन। राज्यसभा कितने वर्षों बाद भंग होती है, देखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, उसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य वहाँ से रिटायर्ड होते रहते हैं और नियुक्त होते रहते हैं। ये है वहाँ का शेड्यूल। लिखा हुआ है 129 नंबर में, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव करता है 129 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं आपका। ये कौन सा आपका 129 का सी नंबर आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ पे, 130 नंबर। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, तो उपसभापति वहीं का जो श्रेष्ठतम यानी कि वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसी को रखा जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, बी नंबर। अब ये आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राज्यसभा के पूर्ण कार्यकाल वाले सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्षों के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दे रखा है, भारत में संघ विधानमंडल राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है, तो 132 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बना सकती है जब राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो ये आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। 133 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, यह आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को आपको भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, लोकसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने वाले न्यूनतम आयु, अभी तो पढ़ चुके हैं इसको, 25 वर्ष होती है लोकसभा की, और राज्यसभा की जो होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दो थे, वो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा, लोकसभा का कोई सदस्य सदन में अधिकतम कितनी अवधि तक अनुपस्थित रह सकता है, यानी कि ना है तब भी काम चल सकता है, तो ये 137 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 2 महीने तक, यानी 60 दिनों तक अगर नहीं आता है, इसके बाद भी अगर नहीं आता तो उसको जो सदस्यता है उसकी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है डिप्टी स्पीकर को, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का शस्त्र नहीं है, बजट शस्त्र है, मानसून शस्त्र है, ग्रीष्म शस्त्र नहीं होता है, शीतकालीन शस्त्र है, तो नहीं है तो ग्रीष्म शस्त्र नहीं है। ठीक है, बजट होता है, ये अच्छा होता कब से कब है, ये शायद 3 मंथ चलता है, फरवरी से लेके आपका कब
कब तक चलता है? मार्च अप्रैल, हाँ ये अप्रैल तक चलता है। फिर उसके बाद जो मानसून सत्र होता है ये आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है ये आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। इस प्रकार से है। तो ग्रीष्मकालीन इसमें क्या होता है, लोकसभा का सत्र नहीं होगा। ये आपका सी नंबर इसका। प्रश्न नंबर 140 दे रखा है, लोकसभा के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट पेन टेप ले लें थोड़ा। एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह लोकसभा के अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रपति भी रहे। अच्छा, ये 6वें राष्ट्रपति बने थे। कब से कब तक रहे थे? ये 1977 से लेकर 1982 तक रहे थे, लेकिन लोकसभा के 2 बार ये अध्यक्ष रहे थे। कब? 1967 में और 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। 141 नंबर, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 141 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2014 में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें थीं? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यहीं पर हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80 हैं भैया, सर्वाधिक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 143 दे रखा है, आधार विधेयक 2016 लोकसभा में किस रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसको धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 143 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ये तो वही दे दिया, क्वेश्चन ही दे दिया है, उसका आंसर भी साथ। क्वेश्चन नंबर 145 दे रखा है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 2014 में लोकसभा के लिए कौन सी बार निर्वाचित हुई थी? तो ये 8वीं बार निर्वाचित हुई थी। ठीक है, 8वीं बार निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न दे रखा है, और ये कभी भी चुनाव नहीं आ रही है, लगातार 8वीं बार निर्वाचित हुई थी। नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद में निहित है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपको 148 नंबर कि भारत में निर्वाचन प्रतिनिधि किसका हिस्सा होते हैं? तो भारत में निर्वाचन प्रतिनिधि जो होते हैं वो विधायिका लेजिस्लेचर के होते हैं सदस्य। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। शून्यकाल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? शून्यकाल की अधिकतम सीमा जो होती है वो आपकी 60 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटे होती है। अच्छा, ये कब से कब तक होता है? ये जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है 60 मिनट। लिखा है कि 151 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद का सचिवालय है, तो ये क्या है? ये एक स्वतंत्र है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। भारत का सचिवालय एक स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 152 नंबर पर दे रखा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की विशेषता नहीं है? तो 152 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। संसद की उच्च सदन और निम्न सदन प्रत्येक 5 साल में भंग हो सकती है। कहाँ भाई? जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा की बात कर रहा है, वो 5 साल में कहाँ भंग होती है? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं और नियुक्त होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान भारत की संसद को संबोधित नहीं किया था? अच्छा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने संबोधित नहीं किया था। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब ने किया था। ठीक है, किस प्राधिकारी के पास नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? किसके अंतर्गत ये आता है? तो संसद के अंतर्गत आता है। अच्छा, किसी बाहरी राज्य को जब मिलाया जाता है तो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? 3 के। अगर किसी भारत के ही राज्य को नाम परिवर्तन या फिर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो वो दो में आता है। ठीक है, आर्टिकल 2 में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? संसद में पहला लोकपाल विधेयक
लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 155 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1971 में प्रस्तुत किया गया था। ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, कहता है कि संसद में पहला लोक, ये तो हो गया भाई 156 नंबर, हाँ ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में शून्यकाल जो है, ये अभी भी क्वेश्चन पीछे भी आया था, फिर से आ गया। तो इसमें अच्छा दूसरे तरीके से पूछा, अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 156 नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 157 नंबर पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित करना आवश्यक है? तो ये आपका 75 डेज, इसका आंसर क्या होगा? 75 दिन के अंदर पास करना इसको आवश्यक है। अगला प्रश्न आपको 157 के बाद 158 नंबर क्या दे रखा है? नए राज्य के गठन अथवा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसमें है? भारत की संसद में निहित है। ये आपका डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दे रखा है आपका 169, संसद में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर होगा 1955 में। 159 का नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न दे रखा है 160 नंबर, लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास में है? 160 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो संसद के पास में है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति। अगला प्रश्न दे रखा है संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच में कितने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 मंथ से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। सी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन शस्त्र को बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और आहूत भी वही करते हैं, राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न दे रखा है स्वतंत्र भारत के किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी ही थी, ठीक है। कहाँ की? यूपी की ही थी, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर की बात कर रहा है। अगला प्रश्न दे रखा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भारत में राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? जो राज्य की विधानसभा है वो किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति में लेती है, जी हाँ लेती है। उपराष्ट्रपति में नहीं, प्रधानमंत्री के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों में हाँ लेती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि 1, 4 जो ऑप्शन दे रखा है वो ए नंबर पर दे रखा है। यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति में लेते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों में भी लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले में नहीं लेते हैं। ये आपके जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते निर्वाचित होने में। चलिए अगला प्रश्न जो दे रखा है वो क्या दे रखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका? अच्छा, कितने राज्य हैं ऐसे? 6 राज्य हैं, जहाँ पर आपका देखिए यूपी है और इसके साथ में आप बिहार को ऐड कर लीजिए, ठीक है। यूपी बिहार है, फिर आंध्र प्रदेश है, और एक तेलंगाना है, और एक महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है। ये 6 राज्य जो है ना, इसमें आपकी द्विसदनीय विधायिका है। और इसमें कौन सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल आपका जो है इसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। इसको याद कैसे किया मैंने? यूपी से बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी कर्नाटक से लगा हुआ है, ऐसे मैंने याद कर लिया है मैप से देख के। चलिए, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उच्चतम न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो रखा गया है 169 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका नया नाम रखा गया है ए नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
पर नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? या आपका त्रिपुरा का जो उच्च न्यायालय है इसमें केवल त्रिपुरा का ही कार्यभार देखा जाता है, बाकी सभी में अधिक राज्यों का मतलब लेखा जोखा देखा जाता है, जहाँ के न्यायिक जो मतलब प्रक्रिया होती है वो अन्य राज्यों को भी देखी जाती है, लेकिन त्रिपुरा में केवल वहीं की देखी जाती है। चलिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, एससी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो बी नंबर इसका नहीं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए, शपथ दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है? संसद के अंदर है। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? तो अभी तक 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का एक अपना उच्च न्यायालय है, ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अधिवक्ता को पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक जो अवधि है वो 10 वर्ष की होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में पहली बार किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी? तो इसका आंसर 177 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी रामास्वामी जो थे इनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 177 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, ये थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों को सही मिलान कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसका कुछ ऑप्शन मिसमैच है क्या? एक मिनट रुकिए, मैं आगे देखता हूँ। ये तो क्वेश्चन आगे आ गया है, मैचिंग वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन आर्टिकल इसमें, अच्छा ये क्या किया है इसने, सामने सामने लिख दिया है, इसको मैच करना है। ये सीरीज से ऐसे होता तो समझ में आ जाता क्वेश्चन। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। देखो पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो 126 लिखा हुआ, ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये सब क्या लिखे हुए हैं? आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो इस आर्टिकल में क्या है, तो 126 में जो आपका है, 126 आर्टिकल में लिखा हुआ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर 127 में लिखा हुआ है औपचारिक रूप से तदर्यानी एडहॉक जजों की नियुक्ति। 137 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय की समीक्षा या आदेश। 141 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित न्याय कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लगा दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा क्या आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, हाँ ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर। मैच कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें मैच होगा नहीं सही से। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास में है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 179 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, तेलंगाना राज्य कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था आपका 2 जून 2014 को गठित हुआ था। ये कौन सा 29वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा विधान परिषद भी है तेलंगाना में। निम्नलिखित राज्यों के गठन का कालानुक्रम जो दे रखा है वो किस प्रकार से, मतलब गठित कब हुए थे? तो हरियाणा जो गठित हुआ था वो 1966 में हुआ था, और जो गोवा हुआ, पहले नागालैंड को देख लेते हैं, 1963 में हुआ था, और जो गोवा हुआ था वो कब हुआ था? गोवा 1987 में हुआ था। ठीक है, और जो सिक्किम दे रखा है ये 1975 में हुआ था। अब इसको हम कालक्रम में जब लगाएंगे तो हमको आंसर क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पहले सी नंबर होगा। सी नंबर पे आपका देखिए 63 सबसे पहले दे रखा है, फिर ए होगा, फिर 66, फिर उसके बाद क्या होगा आपका? होगा ये 75, यानी कि डी नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये 87, यानी कि बी नंबर होगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 8 का अभी यहाँ पर औचित्य बन रहा है, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन राज्यों में पेशा 1966 के नियम अधिसूचित किए गए थे? तो 183 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें राज्य तो दिए नहीं है, हटा दिए हैं, क्या आगे डाल दिए हैं? कौन सा नंबर था ये? 183 है। ये कौन सा? 184 है। तो इसमें देखिए इसके हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे छूट गया है ऑप्शन इसका। इसमें देखिए पहला जो दे रखा है आपका वो आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा।
ठीक है, ये ए नंबर पे है। बी नंबर पे क्या होगा आपका, बी नंबर पे होगा हिमाचल प्रदेश। और सी नंबर पे आपका क्या होगा, सी नंबर पे आपका होगा गुजरात, ठीक है। और डी नंबर पे क्या होगा, डी नंबर में होगा आपका मिजोरम। क्या होगा, मिजोरम। तो यहाँ कह रहा है कि पेशा एक्ट 1966 जो है वो अधिसूचित किए हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ए, बी और सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात होगा। तो ए, बी और सी जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मिजोरम में जो पेशा एक्ट है वो नहीं लगा हुआ था, ठीक है, अधिसूचित नहीं किया गया था। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न दे रखा है, पंचायती राज का राज क्या प्रदान करता है आपको। तो पंचायती राज जो प्रदान करता है आपका, वो प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है, यानी कि इसका आपका बी नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। 186 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। प्रश्न नंबर 187 दे रखा है, ग्राम सभा जो पंचायती राज व्यवस्था की नींव है किससे मिलकर बनती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पंचायती क्षेत्र गांव के मतदाता सूची में जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यकाल का निर्णय कौन करता है, तो 188 का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है प्रश्न, भारत में मतदान करना और निर्वाचित होना एक क्या है, ये किस प्रकार का अधिकार है, ये कह रहा है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 190, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। बी नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा, ये 191 नंबर क्वेश्चन है। 192 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य की बात कर रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, ये देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता है, वो तो योजना आयोग बनाता था, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग को ही नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो योजना आयोग था उसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए 193 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, मतलब सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका प्राक्कलन समिति। अच्छा, प्राक्कलन समिति में लोकसभा से सभी सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं ये बताइए, 30 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, केवल 30 सदस्य होते हैं और 1 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है 194 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की परामर्श समिति का गठन करता है, तो लोकसभा की परामर्श समिति का गठन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री ही होते हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसके माध्यम से की गई थी, योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी 196 नंबर कार्यकारी के आदेश के अनुसार की गई थी, ना संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न संसदीय निर्णय के अनुसार, कार्यपालिका के आदेश के अनुसार की गई थी। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, 196 नंबर का आंसर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय को किस निधि के आधार पर निधि पर भारित किया जाता है, तो इसका आंसर 197 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राज्य की संचित निधि के ऊपर भारित किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर किया था,
तो योजना आयोग किस स्थान पर किया था? अच्छा, योजना आयोग मैं अभी पीछे बता चुका हूँ आपको कि 15 अगस्त कब हुआ था, नहीं 15 अगस्त कह रहा हूँ, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसी को नीति आयोग परिवर्तित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न देखिए, दे रखा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर हमें, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका हुआ था 1952 में। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, मसेलर समिति का गठन किस रिपोर्ट के लिए किया गया था? तो इसका गठन किसके लिए किया गया था? ऑटो ईंधन नीति के लिए किया गया था, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग अभी मैं पीछे डेट बता चुका हूँ, तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था, सी नंबर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर उसकी स्थापना हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग किस क्षेत्र पर कार्य करता था? योजना आयोग जो था वह आपका किस क्षेत्र पर कार्य करता था? भारतीय अर्थव्यवस्था पर कार्य करता था। ए नंबर हो जाएगा आंसर। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किस समिति ने महसूस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएल सिंघवी समिति हो जाएगा, ठीक है, एमएल सिंघवी समिति। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए किया गया था? तो ये किया गया था मुस्लिमों के लिए, ठीक है, मुस्लिमों के आर्थिक एवं शैक्षणिक अध्ययन के लिए, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक अध्ययन के लिए किया गया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास में, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास में होती है। 107 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो 1975 हो जाएगा, 25 जून 1975 डेट, ठीक है, हो जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पे दूसरी बार की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 को हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली बार जो की गई थी वो कब की गई थी? चीन और भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है, 1962 में। दूसरी बार जो की गई थी 1971 में, ये लिखा हुआ है। और जो तीसरी बार की गई थी 1975 में। ये तीन जो सन दे रखे हैं ये आपको याद रखना है, 62 में, फिर 71 में, फिर उसके बाद 75 में। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल आपका लगाया जाता है 360 के अंतर्गत। क्या अभी तक कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है? उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद कौन मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये शामिल नहीं था कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। अच्छा, ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ठीक है, ये नहीं शामिल था। अगला प्रश्न दे रखा है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। इसमें से एक भी जो ऑप्शन दिया वो नहीं है। जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और कब? 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये उसका आर्टिकल जो बना था वो 21A बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस होता तो ई नंबर तो मार देते उसको। किस वर्ष पंडिचेरी को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था? तो 213 का आंसर हो जाएगा 1962 में, यानी कि इसका बी लगा रहा हूँ, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिवर्तित किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन ही था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
भारत के किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो देखिए इसका मैंने एक मतलब सीक्वेंस ट्रिक टाइप का याद किया है, तो कैसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले कितनी 14 भाषाएं थी, तो 15 नंबर की जो भाषा हुई थी वो सिंधी थी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, सिंधी लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक करके हैं, देखो नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई थी? जो नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी वह आपकी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी ये आपका 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इन 71 और 21 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 92 हो जाएगा, और जो 92वें संविधान संशोधन था ना, इसके द्वारा आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वोडो, यहाँ पे हो जाएगा वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये सीक्वेंस है कि 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी जोड़ी गई थी, 71वें के द्वारा आपकी नमक यानी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन के इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ये सीक्वेंस है एक टाइप का। अच्छा, सन भी पूछता है इसमें, तो जो 1967 में जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद में 1992 में ये नमक यानी 3 भाषा जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद में 2003 में ये वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी तीनों में से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी पूछ देता वोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली में से एक हटा देगा, कोई दूसरी लैंग्वेज दे देगा, कहेगा इसमें से कौन 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा नहीं जोड़ी गई थी। तो इसका आपका आंसर जो इन चारों में से नहीं होगा वही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न आपका लिखा है, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 216 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ए नंबर, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, ये तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न लिखा है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में क्या सही नहीं है? 218 का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, यही सही नहीं है, ठीक है। सदस्य नहीं होता है, इसको नामित निर्वाचित मतलब राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है, एक तरह से देखा जा सकता है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो 119 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न जो दे रखा है 220 नंबर दे रखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी नरहरि जो थे वो पहले प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, ठीक है। अच्छा, इसको कहा जाता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। चलिए आगे चलते हैं। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? विधिक सलाहकार आपका महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल जिसको कहा जाता है। तो राज्य का होता है अधिवक्ता, और भारत सरकार की अगर बात करें तो ये महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के ये जिस समय क्वेश्चन आया होगा, ये 222 नंबर, उस समय जो थे वो विनोद राय जी थे, लेकिन हमको अभी प्रेजेंट टाइम का भी इसमें याद करके चलना है। तो प्रेजेंट टाइम जो है वो संजय मूर्ति जी हैं। कौन है? संजय मूर्ति जी हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब वर्तमान में संजय मूर्ति जी हैं, और ये 1989 बैच के IAS हैं, ठीक है, IAS संजय मूर्ति जी, आप याद रखिएगा, बस हो गया। और प्रश्न के दौरान कौन? तो विनोद राय थे। 8 से 13 के समय की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है हमको, राजनीतिक दलों को उनके वर्षगांठ के आधार पर सही मिलान करिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1800 कब हुई थी? 1984 में हुई थी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना आपका दे रखा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना आपके कब हुई थी? 1985 में हुई थी। एक और दे रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ, ये 1925 में हुई थी कानपुर में।
तो इसका आंसर आपका जब सीक्वेंस में लगाएंगे 223 नंबर को, तो ये जो ऑप्शन बनेगा ये आपका डी नंबर बनेगा जाके। कौन सा? डी नंबर बनेगा। देख लीजिएगा, आप लोग मैच कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न दे रखा है 224 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? कांसीराम जी जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ये 224 नंबर क्वेश्चन हो गया आप। अब जो 225 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है वो बहुत ईजी था, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। इसमें पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप बताइए, ये कौन नहीं बता सकता, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, 225 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? 226 नंबर पे दे रखा है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अब देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। तो पशु आपको, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपका हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? 227 नंबर दे रखा है आपको कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? नहीं, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? 227 नंबर है ना। हाँ, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये आपको सबको पता ही होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, कमल। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, फिर से आ गया वही क्वेश्चन, मोर। यही 225 नंबर क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अगला चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। चट्टोपाध्याय भी लिख के आता है यहाँ पर। ठीक है, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह किसके द्वारा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दे रखा है आपका, भारत का राष्ट्रगान कब और किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 231 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। ये जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? 231 नंबर तो जनवरी जो प्रकाशित किया गया था, जनवरी 1912, तत्वबोधिनी पत्रिका की बात कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है भारत के राष्ट्रगान में 5 पदों में से कितने पद जो है रक्षा बलों के द्वारा अपनाए गए हैं? तो केवल पहला पद जो है वो रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया है। ये ठीक है क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, 233 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ये भी ठीक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रगान की गायन अवधि जो होती है वो कितने सेकंड की होती है? तो ये 52 सेकंड की होती है। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रगान की बात कर रहा है और राष्ट्रगीत की बात करेगा। जब गीत की बात करेगा तो वो होती है आपकी नॉर्मली 65 सेकंड होती है उसकी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला दे रखा है, भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 236 दे रखा है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो आपको सही लग सकते हैं, लेकिन इसमें डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें इंग्लिश का जब वर्जन देखेंगे वो सही बता रहा है आंसर, ट्रुथ विल ट्रियम्फ करके जो है वो ऑप्शन सही होगा। और जो बी नंबर लिखा हुआ है वो इसका जो इंग्लिश वर्जन मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो ये गलत बता रहा है, सत्य का अविभावी होना, ये नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर पे दे रखा था सत्य विजयी होगा ये, यानी सत्य की विजय होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? अब वंदे मातरम जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 238 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गंगटिक डॉल्फिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुसु नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया 4 सिंगों वाला जो स्तंभ है वो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को शीर्ष केसरिया पट्टी जो है वो किसको दर्शाती है? तो 240 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये दर्शाती है देश की ताकत और साहस को, शक्ति और साहस को। ये नंबर हो जाएगा आपका इसका आंसर 240 का। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है आपको, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, बरगद ही है। ठीक है, पीपल मत लगा दीजिएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ओ भाई आम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? अशोक का वृक्ष है कि नहीं है बताइए? अशोक का वृक्ष आपका नहीं है। ठीक है, कमल का फूल है, मोर है और बरगद, ये राष्ट्रीय की बात कर रहा है आपका। तो इसका आंसर 243 का आंसर हो क्या जाएगा आपका? अशोक का वृक्ष नहीं है, वही नहीं वाला पूछा था और पहले ही ऑप्शन दे रखा था, पट्ट से वही मारते।
नहीं पूछा है तो इसलिए सही भी हो जाएगा। चलिए ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है, बरगद का वृक्ष। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है? तो इसका 244 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन जिस समय आया था उस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। इस समय तो 11 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिल चुका है, ठीक है, वर्तमान में 11 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिल चुका है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जनजातीय भाषा को पश्चिम बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया है जो यूनेस्को द्वारा संकटाग्रस्त माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा कुरुख, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसको भी आप 246 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। ये भी 11 में से अभी आई है कि नहीं? 11 में से आ गई है शायद, हाँ, असमी बंगाली, हाँ ठीक है। तो ये प्रश्न जिस समय आया था उस समय नहीं था ये दर्जा में, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा जो बोली जाती है तो महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में भी बोली जाती है, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में ही बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 248 दे रखा है कि 2003 में भारतीय संविधान में 92 संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 3 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये कौन कौन सी थी? तो 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, मैंने पीछे बताया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसमें से कौन सी 3 भाषाएं इसमें दे रखा है? देखिए, बोडो है, डोंगरी है नहीं, मैथिली, संताली। तो सी नंबर ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है, तो इसको हम सी नंबर ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं तथा देश के सर्वोच्च औपचारिक अच्छा, राज्य के होते हैं? नहीं भाई, ये तो गलत बात है, पहला नहीं होगा। लिखा, राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं तथा सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं? ये भी 2 नंबर भी गलत है, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। तो 249 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 249 नंबर का हो जाएगा, ना तो कथन एक सही है और ना ही दोनों सही हैं, यानी कि दोनों इसके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का उत्सव मनाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है आपको। तो ये जब आप सुमेलित करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके रोक के मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर को पहले मैच करेंगे, 2 से होगा, ऐसे करके आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन कौन सा है? तो इसका आपका डी नंबर आंसर होता है फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश हो जाएगा। इसमें जर्मन देखिए, जिसमें दे रखा है वो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, इतालवी भी नहीं होगा। तो आपका अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, आधिकारिक राष्ट्रभाषा। 253 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक कानून का उल्लंघन करते हैं? चोरी, किराए से संबंधित मामले, नहीं ये नहीं होगा, चोरी तो होगा। तलाक के मामले, और डी नंबर होगा हत्या और उत्पीड़न। तलाक के मामले भी नहीं होगा, हत्या और उत्पीड़न, ये जिसमें बी ए हो और डी हो और ई हो, ए डी ई। 253 नंबर का आंसर ए डी ई आंसर जो होगा वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि सी नंबर पे ए डी ई दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अच्छा, ये जो किराए से संबंधित और तलाक के मामले हैं ये किस में आता है? ये आपका दीवानी विधि में आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, द्वैत शासन का अर्थ क्या है? द्वैत शासन का अर्थ है कि ऐसी सरकार जिसमें सत्ता 2 शासकों में निहित हो, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है, राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, मैं बताया हूँ आगे क्वेश्चन में। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी नंबर हो गया, स्कैंडिनेविया के लोकपाल के रूप में होता है। इसको हम लोग ओम्बुड्समैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया में लोकपाल को क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन कहा जाता है। स्वीडन में इसकी स्थापना 1809 में हुई थी, ठीक है। चलिए 5 वर्ष इसका जो होता है कार्यकाल होता है, और आयु जो होती है वो 70 साल होती है,
5 वर्ष और 70 साल, इन दोनों में से जो पहले पूरी हो वो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? 257 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका केरल, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 258, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो है वो किससे संबंधित है? तो ये राजद्रोह से संबंधित है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय सैनिकों ने पुर्तगालियों से गोवा दमनदीप को किस वर्ष मुक्त कराया था? तो 1961 में इसको मुक्त कराया था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 260 नंबर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि समवर्ती सूची सी नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया था, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार की संघीय संरचना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करती है? 262 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 263 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये कहाँ के शासक थे? जम्मू कश्मीर के, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1976 में आया था, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं, कुछ करके याद करिए। तो 1, 9 और 15, और ये सभी नवंबर की डेटें हैं। ठीक है, ये सभी कब की डेट हैं? एक मिनट रुकिए, ये सभी नवंबर की डेट हैं। 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करिए। तो इसमें किसका पूछा? झारखंड का, यानी कि जे 15 की बात कर रहा है, तो 15 नवंबर 2000 इसका आंसर हो जाएगा। खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 266 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, इसका बी नंबर हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दे रखा है, ये तो सभी को पता होगा कि IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, ये बी नंबर इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये साइबर वाला जितना भी आपका टेक्निकल से संबंधित होगा इस कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। कॉन्करेंट में आएगा क्या? ये कॉन्करेंट में नहीं, आपका ये अवशिष्ट सूची में आएगा। किस में आएगा? अवशिष्ट सूची में, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस भारतीय राजनेता को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवास्तविक विचारों वाला एक सांता क्लॉज कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 269 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। के चंद्रशेखर राव किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री, 2014 में निर्माण हुआ था इसका। ठीक है, 2 जून 2014 में। 271 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, लिखा है भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है। फिर उसके बाद में इसका जो कारण दे रखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग भारतीय वन सेवा के गठन की सिफारिश करती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ए सही है और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की आकस्मिक निधि से धनराशि केवल किसके बाद निकाली जा सकती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद निकाली जा सकती है, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई थी, तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो 274 नंबर, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता और ऋण देकर। ये आपके टोटल 274 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।